हेलो। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो आज का जो अपना पॉइंट है वो है टॉसों में चुंबकीय गुण एवं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। तो बात करते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय गुण दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो मेन और मुख्य बात है कि चुंबकीय ऐसा पदार्थों में होता क्यों है, तो उसके ऊपर अगर अपन रिसर्च करें तो वो उसका हमारा रिजल्ट आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ही ये सारा खेल होता है। यदि किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय गुण दिखा रहा है, और किसी के पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो प्रतिचुंबकीय गुण दिखाएगा या एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। और यदि ज्यादा है चुंबकीय ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो चुंबकीय गुण भी ज्यादा दिखाएगा। तो यहाँ पे जो प्रभाव मेन मुद्दा है वो इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ऐसा हो रहा है, सभी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन कमाल कर रहा है। तो एक एक को करके समझ लेते हैं। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, परिभाषा लिख लो, या कुछ जनरल बातें हैं वो इसमें नोट कर लीजिए आप। ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण, और अवयवी कण आप जानते हो, कण, अणु, परमाणु, आयन, उनके पास यदि इलेक्ट्रॉन है तो वो चुंबकीय गुण दिखाएंगे। तो क्या लिख सकते हो? ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कणों में उपस्थित, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कणों में यदि इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो चुंबकीय गुण दिखाते हैं। तो मैं लिखता हूं, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण अब वो जानते हो आप अवयवी कण किसे कहते हैं। पूरा सॉलिड स्टेट पढ़ लिया, आज की तो आखिरी क्लास है बेटा। अणु, परमाणु या आयन, ये क्या होते हैं? अवयवी कण। अवयवी कणों, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कणों के पास इलेक्ट्रॉन है तो वो पदार्थ चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक बात है। तो खेल किसका है? इलेक्ट्रॉन का। अब यहां पे मैं एक बात आपको यह बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। क्या समझे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन छोटा चुंबक, अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए आप, प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ठीक बात है। अब वो ऐसा करता क्यों है? चुंबक एक छोटा अति सूक्ष्म चुंबक की तरह भांति व्यवहार करता क्यों है? देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है, और आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है। एक गति करता है कक्षीय गति, और एक गति करता है वो चक्रण गति। स्वयं वैसे ही जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है, तो यह कहलाती है कक्षीय गति। जो कक्षा में सूर्य क्या है? केंद्र है। कक्षा कौन है? जहां पृथ्वी घूम रही है, जिस दूरी पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। और कितने दिन में लगाती है? 365 दिन में। तो ये तो क्या कहलाई? कक्षीय गति।
स्वयं इलेक्ट्रॉन भी वैसे ही नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति करता है, तो ये कक्षीय गति कहलाती है। इससे भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है या चुंबकत्व उत्पन्न होता है। एक गति होती है स्वयं की अक्ष में। अब स्वयं की अक्ष में पृथ्वी खुद की धुरी पे भी तो ऐसे ही तो घूमती है, ये ऐसे ऐसे घूमती है बेटा, ये ऐसे, और खुद की अक्ष पे भी घूमती रहती है, तो उसे भी वो चक्रण गति कहलाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है, इसलिए वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो लिखो आगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दो तरह की गति करता है। ओके बेटा, एक गति होती है कक्षीय गति, और एक होती है बेटा चक्रण गति। ठीक बात। कक्षीय गति तो क्या कहलाएगी, आप जानते हो, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है उसे कक्षीय गति कहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन स्वयं की अक्ष पर गति करता है तो उसे चक्रण गति कहते हैं। ठीक बात है। कैसे, देखो बेटा, ये नाभिक है, क्या है, नाभिक, ये नाभिक है बेटा, और इसके चारों ओर ये क्या है बेटा, ये कक्षाएं हैं सारी, क्या है, कक्षाएं। अभी इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे गति कर रहा है। ठीक बात है। कौन कर रहा है गति, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाई, कक्षीय गति। और एक गति होती है बेटा ये, जो स्वयं इलेक्ट्रॉन इसी की अक्ष पर गति कर रहा है, इसी की अक्ष पर इलेक्ट्रॉन, स्वयं इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर गति कर रहा है, अक्ष पर गति कर रहा है। यहां पे ये नाभिक है और ये दोनों क्या है बेटा, कक्षा है। तो यहां इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति कर रहा है, कक्षा में गति कर रहा है। ओके बात। अब बेटा बात क्या होती है, दोनों ही गतियों से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। इन दोनों ही गतियों से, इन दोनों ही गतियों से चुंबकत्व उत्पन्न होता है। ठीक बात है, जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से भी दर्शा सकते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण म्यू
से भी दर्शाते हैं, यहाँ लिख लो, दर्शाते हैं। मतलब म्यू बराबर क्या होगा बेटा, म्यू बराबर होता है n प्लस 2 कोष्टक बंद, ये डिब्बे में बंद। इसे और भी आगे को पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। यहां पर ये क्या है बेटा, n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और म्यू क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण या द्विध्रुव आघूर्ण। इसे चुंबकीय द्विध्रुव लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, यहाँ पे मिस्टेक है, इसे चुंबकीय आघूर्ण करो, केवल चुंबकीय आघूर्ण। और यहाँ पे भी क्या क्या है बेटा, म्यू चुंबकीय आघूर्ण। इकाई क्या होगी इसकी, इकाई होती है बेटा इसकी बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं BM। ठीक बात है। अब बात आती है कि जिसके लिए म्यू 0 होगा तो उसका तो चुंबकीय आघूर्ण 0 ही रहा, उसमें तो मतलब वो तो चुंबकीय गुण दिखाएगा ही नहीं वो पदार्थ तो, क्योंकि उसका तो चुंबकीय आघूर्ण 0 आ गया। और जिसका चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं हुआ वो चुंबकत्व गुण दिखाएगा, ये बात तो पक्की है। तो इसे नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, आप देख लेते हैं उसे भी। इधर लिखता हूं मैं, चलो लिख लो साथ में, फिर लेना है स्क्रीनशॉट। इफ यदि म्यू का मान 0 नहीं है, 0 नहीं है, तो चुंबकत्व गुण दर्शाएगा। बिकॉज क्योंकि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी बात, यदि चुंबकीय आघूर्ण 0 है तो चुंबकत्व का गुण नहीं दर्शाएगा, नहीं दर्शाएगा, अर्थात निरस्त हो जाएगा। कौन, चुंबकत्व। तो खेल किसका है, इलेक्ट्रॉन का। अब इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, मैं इसे और समझा देता हूं थोड़ा सा। उतारो बेटा। दो बात और करेंगे इसमें, वही इफ यदि मान लो ये क्या है बेटा, डब्बा कक्षक, जिसमें मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, वही म्यू का मान 0 नहीं होगा। और यदि ये दोनों विपरीत है
तो ये तो गति कैसे करेगा बेटा, इस साइड वाला ऐसे करेगा, और ये गति कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, घड़ी की दिशा में। और ये इलेक्ट्रॉन गति कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा। तो ये कौन सी गति हुई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो दोनों ही क्या करेंगे, एक दूसरे के चुंबकत्व को निरस्त कर देंगे। ठीक बात, अब कुछ भी शेष नहीं है। खींच लो फोटो या उतार लो। ओके, अब हेडिंग डालो आप, चुंबकीय गुणों के आधार पर, चुंबकीय गुणों के आधार पर, पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक बात। अब 5 प्रकार के कौन कौन से हैं बेटा, उनको देख लो। पहला होता है देखो, पहला होता है बेटा अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, या इंग्लिश में बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक। ठीक बात। दूसरा होता है बेटा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय जिसे बोलते हैं डायामैग्नेटिक। ठीक। अगला होता है बेटा लौह चुंबकत्व, लौह चुंबकीय, इसे बोलते हैं बेटा फेरो मैग्नेटिक। ठीक। अगला होता है बेटा प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, ये होता है बेटा एंटी फेरो मैग्नेटिक। ठीक। अगला होता है बेटा फेरी चुंबकीय, फेरी चुंबकीय यानी फेरी मैग्नेटिक। ये 5 प्रकार के पदार्थ अपन को पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एक का हेडिंग डालते चलते हैं और खत्म करते चलते हैं। उतार लिया। चलो तो हेडिंग रखता हूं मैं अब मेरे पास एक, ये तो अपना पॉइंट है बेटा अनुचुंबकीय क्या होते हैं। देखो मोटी बात तो यही है कि एक तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रतिचुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सा होगा, अयुग्मित होगा, और प्रतिचुंबकीय में कौन सा होता है, युग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा और युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इनकी पहली चीज़ एक बात ये बताओ कि ये अस्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं।
यानी कि जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, यदि उसको ये में रख दे इनको, तो ये दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं उनको, और यदि वापस खींच लिया जाए तो वापस नष्ट भी हो जाता है। परमानेंट चुंबक का तो उसे नहीं बना सकते। वैसे ही जैसे कि कुछ भी चुंबक से लोहे की चीज़ें आप अड़ाते जाओ, थोड़ा थोड़ा करंट, थोड़ा थोड़ा चुंबक तो आता रहेगा, लेकिन जैसे एक चुंबक उठाए नष्ट हो जाएगा। चुंबक का बनता नहीं है परमानेंट। ठीक है, तो इसमें लिखो, वे पदार्थ यदि इनमें बाह्य चुंबक क्षेत्र लगाया जाए और वापस हटाया जाए, लगाया जाए, तो यह दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है बेटा, कैसे आकर्षित होंगे? दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक बात हो गई? ओके, एक लाइन और लिखो, इन पदार्थों के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात भी ठीक है। ओके बेटा, अर्थात इनका म्यू 0 नहीं होता है। ठीक बात है। दूसरी बात, यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो बेटा, यह अस्थायी चुंबकत्व बनाते हैं। ठीक बात। एग्जाम्पल बता दूं इसके, लिखो, O2, NO, CO, आयरन, मैग्नीज, VO2, कॉपर +2, ये सारे के सारे। ठीक, क्वेश्चन भी लिख लो एक, आपको ही करना है। कॉपर 2+ अनुचुंबकीय होता है, लेकिन कॉपर प्लस प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों? आंसर दीजिए मुझे। बताओ बेटा, क्या बोलो। देखो बेटा, यहाँ पे जो कॉपर प्लस होता है, इसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये सारे
युग्मित होते हैं, यानी D10 होता है ये। और जो ये है कौन सा, कॉपर 2+, ये बेटा एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। सो अनुचुंबकीय होता है। तो कॉपर +2 अनुचुंबकीय होता है, जबकि कॉपर प्लस प्रतिचुंबकीय होता है। अब प्रतिचुंबकीय के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है बेटा, तो लो स्क्रीनशॉट इसका। आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालो प्रतिचुंबकीय। दूसरा है बेटा प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। अब ये इसे देखो बेटा, तो इसमें लिख लो, ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं, वो आकर्षित हो रहे थे लेकिन दुर्बल रूप से हो रहे थे, और ये क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित ही हो रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से प्रतिकर्षित होते हैं प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अगली लाइन लिखो, इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक बात। इसका जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो 0 होता है, और ये आप जानते हो। देखो बेटा, जैसे ये डब्बा है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसका चक्रण ऐसे और इसका चक्रण कैसे, इसका चक्रण ऐसे, यानी ये ऐसे घूम रहा है और ये ऐसे घूम रहा है। तो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकत्व को नष्ट कर देते हैं या निरस्त कर देते हैं। इसलिए इनका म्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो इसके। NaCl है, ठीक, और बताओ TiO2, जिंक, कैडमियम इत्यादि। आगे बढ़, फेरोमैग्नेटिक, दो लाइन है, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। फेरो लो में चुंबकीय किसे कहेंगे अपन, फेरोमैग्नेटिक है इसे। यदि ऐसे पदार्थ को यदि आप प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो तो वो प्रबलता से आकर्षित करते हैं उनको, और इनके पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो काफ़ी अधिक संख्या में होंगे,
और वो जब भी आप उस पदार्थ से चुंबकीय क्षेत्र को हटाते हो तो वो सारे के सारे एक दिशा में हो जाते हैं। जैसे मेरे पास ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये अब क्या है, ऐसे एग्जाम्पल है, ये फीको नहीं, याद रखते हैं इसको ऐसे। आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके पास सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वो ऐसे पदार्थ हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में यदि आप रखते हो तो इनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है, और वो चुंबकत्व का जो गुण आता है वो जब इसको वापस हटाते हैं तो वापस ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। यानी कि स्थायी चुंबक की तरह व्यवहार तो नहीं कर पाते, लेकिन लगभग उसमें चुंबकत्व का गुण रह जाता है। तो जैसे ही इनमें चुंबकीय क्षेत्र लगाया मैंने, तो ये या तो इस साइड पर कट होंगे या ये सारे के सारे इस साइड आएंगे। यानी कि या तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, या तो इस साइड में सारे या इस साइड में सारे। तो इसमें क्या लिखा है बेटा, अपन ने देखो 2 लाइन याद रखनी है केवल। ऐसे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से, यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, उसे प्रबलता से आकर्षित करते हैं। यानी स्ट्रांगली रूप से जब अपन उस चुंबकीय क्षेत्र में उस पदार्थ को रखते हैं तो वो उसको क्या करते हैं, आकर्षण पकड़ के रखते हैं। इन्हें लोह चुंबकीय कहते हैं। ऐसे पदार्थ को क्या कहेंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे। ऐसे पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, ये लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या तो अपन ने अनुचुंबकीय देखा है, उसमें भी थे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो, लेकिन वहां कम मात्रा में थे। यहां पे जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो अधिक है। क्या है बेटा, अधिक है, अधिक होती है, इसलिए ही तो इनमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। और इनका जो विन्यास होता है, ये विन्यास एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में। अब या तो वो क्लॉकवाइज हो जाएगा या वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जैसे अपन ने देखा, ये या तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा या क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक बात, या तो क्लॉकवाइज हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो इसके एग्जाम्पल है, ऐसे पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर फिर हटाते हैं तो ये चुंबकत्व दर्शाते हैं। वही बात जो मैं बता रहा हूं। तो ये इसकी थ्योरी है जिसे आप नोट कर सकते हो। ऐसे ही अपन देखते हैं प्रतिलोह चुंबकीय, कुछ नहीं है, इसका उल्टा है। इसमें जो चुंबकीय होगा उनका जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के चुंबकत्व को निरस्त कर देते हैं। जैसे इसको देखते हैं अपन बेटा, यहां पे ये है मेरे पास, इसको ऐसे नोट करके लिख लो आप, इतना सा और उतार लो बस। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है बेटा, इसमें जैसे एक ये अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी ऐसी बात नहीं है, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जो दूसरा कंपाउंड होगा उसी का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरह होगा, इस तरह। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के चुंबकत्व गुण को निरस्त कर देंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से है तो ये तो होगा, चुंबकत्व आघूर्ण तो उत्पन्न होगा, चुंबकत्व तो उत्पन्न होगा, लेकिन वो क्या होगा, एक दूसरे से निरस्त हो जाएगा। तो यहां पे अपन ने क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो थे, है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अपन मना नहीं कर रहे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं, विपरीत दिशा में होते हैं और संख्या में बराबर होते हैं। ये विपरीत दिशा में है बेटा, देखो ये इधर है तो इनके मुंह इधर है, विपरीत दिशा में और संख्या में क्या है, बराबर है।
तो वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है APO3, MnO2, फेरस ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। आगे देखते हैं अपन, इसे भी नोट कर लो। चुंबकत्व को निरस्त, और म्यू क्या आएगा इसके लिए, 0, और इसके लिए म्यू क्या आएगा, नॉट 0, और इसके लिए 0 आएगा बेटा, ये म्यू 0। ठीक, इसको देखो फेरी चुंबकत्व को, इसे क्या कहेंगे, ऐसे पदार्थ जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या असमान हो, मतलब एक सेकंड बेटा, देखो ऐसे पदार्थ होंगे जिनके पास क्या होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होंगे, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है, ये रहे, यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो संख्या है वो असमान होगी और विपरीत दिशा में होगी। मतलब ये जैसे ऊपर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन विपरीत है, और इधर कितने हैं नीचे, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये 3, तो क्या है, चुंबकत्व तो प्रकट होगा, क्योंकि म्यू क्या रहेगा यहां, नॉट 0, ये विपरीत है, तो ज्यादा चुंबकत्व तो इन तीनों का निरस्त कर देगा, लेकिन इन जो 4 बचे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से तो कुछ ना कुछ चुंबकत्व तो उत्पन्न होगा, वो यहां पे लिखा है। ऐसे पदार्थ जिनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान है और विपरीत दिशा में हो, अर्थात जिनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो बेटा, शून्य नहीं हो, फेरी चुंबकत्व कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल है वही Fe3O4, मैग्नीशियम Fe2O4, ये 2 एग्जाम्पल ध्यान रखना। अब लास्ट पॉइंट बचता है अपने पास पेरा विद्युतांक या पायरो इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ नहीं है बेटा, जंगल में कुछ ऐसा कोई पदार्थ खोजने में आया है जो बोलते हैं कि लाइट बना देता है, लाइट आ जाती है उसके अंदर, करंट को उत्पन्न कर लेता है। वो क्या करता है, जैसे ये पेड़ पौधे जंगल के होते हैं तो उनकी जो झाड़ियों के पत्ते गिरते हैं ना, तो उनको जब वो गर्म होता है पत्थर तो उनको आकर्षित कर लेता है। और ऐसे यदि राख है अपने पास 2 तरह की, तो जो ठंडी राख होती है उसे नहीं करता, लेकिन ये जो गर्म राख है उसे आकर्षित कर लेता है अपनी तरफ। तो बोलते हैं कि जो पत्र है वो विद्युत उत्पन्न करता है, विद्युत का गुण देखने को मिलता है उसमें। इस पर रिसर्च भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, अभी जो कंटिन्यू है PhD चल रही है, इसमें रिसर्च चल रहा है, कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसी बात नहीं है इसके ऊपर। देखो इधर इसमें क्या होता है, कहेंगे किसे, केवल किसी ठोस पदार्थ को वही जब गर्म करते हैं तो इसमें ध्रुवणता हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाता है, जिससे प्राविद्युतांक कहते हैं, प्राविद्युतता कहते हैं। बस ध्रुवण हो जाता है किसमें, उन पदार्थ में, यानी थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का गुण आ जाता है उनमें। अर्थात कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, बस यहां पे लिख दिया। कुछ ठोस पत्थर ऐसे होते हैं जो विद्युत उत्पन्न करते हैं, जैसे उदाहरण आपके तौर पे ऊपर देखे यहाँ पे, तो गैलेनियम नाइट्राइड है बेटा, ये नाइट्राइड नहीं है, नाइट्राइड और सीजियम नाइट्रेट,
सीजियम नाइट्रेट। और यहां पे जो ये त्रिभुज दिखाया गया है, यहां पे जो ये त्रिभुज दिखाया गया है बेटा, इसमें भी कुछ नहीं है। ये जो त्रिभुज दिखाया गया है, यहां पे है टेम्परेचर, यहां पे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यानी कि विद्युत, और जो यहां है यह है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब ये दोनों उत्पन्न होंगे, टेम्परेचर और विद्युत दोनों साथ में उत्पन्न होंगे, तो ये नहीं होगा वहां मतलब विद्युत उत्पन्न हो गई और टेम्परेचर भी बढ़ गया, लेकिन उस विद्युत का प्रसारण नहीं हुआ, मतलब विद्युत दौड़ी नहीं। यह बात है यहां पे। और यदि काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी दोनों उत्पन्न हो रही है, तो फिर वहां पे टेम्परेचर नहीं होगा। यह बात है, इसी पे चल रहा है रिसर्च। तो बच्चों थैंक यू। ये अपना चैप्टर आज कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट। इसमें अपन ने कुछ नहीं छोड़ा है। ढंग से तैयार करो, अच्छी तरह नोट्स बनाओ, और जो पिछले क्वेश्चन है लेसन के उनको अपन एक वीडियो में देख लेंगे, जो भी बचे हुए हैं। तो ठीक है, थैंक यू।